हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। कक्षा 10 की रसायन विज्ञान की क्लास में पिछले वीडियो में हमने अध्याय 3 धातु और अधातु के विषय में पढ़ाया था। आगे बढ़ते हुए अब हम अगला टॉपिक आता है संक्षारण। संक्षारण है क्या? संक्षारण का मतलब है धातुओं का नष्ट होना, धातुओं में जंग लगना, धातुएं खराब हो जाएं। तो होता कैसे है? खुली वायु में कुछ दिन छोड़ देने पर सिल्वर यानी चांदी की वस्तुएं काली हो जाती हैं। इसका कारण क्या है? चांदी का वायु में उपस्थित सल्फर के साथ, अब चांदी किससे रिएक्शन करेगी? सल्फर के साथ अभिक्रिया करके सिल्वर सल्फाइड की परत बनाती है, जिसे कि हम कहते हैं संक्षारित हो रही, नष्ट होती, धीरे धीरे काली पड़ जाती। इसीलिए दूसरा है कॉपर वायु में उपस्थित। अब जो कॉपर है, कॉपर में संक्षारण कैसे होगा? कॉपर वायु में उपस्थित आर्द्र कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, ठीक है, आर्द्र कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके बेसिक कॉपर कार्बोनेट यानी कॉपर कार्बोनेट नामक हरे रंग का पदार्थ बना देता है। यही हरा रंग कॉपर में जंग का कारण होता है, जिसको कि हम संक्षारण कहते हैं, नष्ट होता है। अगर इसको लंबे समय तक पड़ा रहने दें तो कॉपर भी नष्ट हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह लंबे समय तक आर्द्र वायु में यानी नमी हो रहने पर लोहे पर भूरे रंग की एक परत जम जाती है। लोहा जो है, आप देखेंगे, आप उसको खुला छोड़ दें तो कुछ समय बाद आप देखेंगे उसमें लाल रंग की एक विशेष परत चढ़ जाती है, जिसे कि हम आप जंग का नाम देते हैं, जिसे हम जंग का नाम देते हैं या ये जंग कहते हैं। इन तीनों उदाहरणों में चांदी पर काले रंग की परत, कॉपर पर हरे रंग की परत और लोहे पर भूरे रंग की परत चढ़ जाने से ये धातुएं धीरे धीरे नष्ट हो जा सकती हैं, ठीक है, धीरे धीरे नष्ट हो जाती हैं। इसी को धातुओं का संक्षारण कहते हैं। तो आपने 3 उदाहरण जो मैंने बताए आपको, खुली वायु में अगर आप सिल्वर यानी चांदी को छोड़ दें तो वो सल्फ़र से क्रिया करके सिल्वर सल्फाइड बनाएगा, जो कैसा होगा? आपका काले रंग की परत जम जाएगी। इसे ही कहेंगे धातुओं का संक्षारण। इसी तरह कॉपर में क्या जम जाएगा? कॉपर कार्बोनेट नामक हरे रंग का पदार्थ जम जाएगा। इसी तरह लोहे में क्या जम जाएगा? लोहे का ऑक्साइड जम जाएगा। इन सभी को हम क्या कहते हैं? धातुओं का संक्षारण, क्योंकि ये धीरे धीरे धातुओं को नष्ट कर देते हैं। अब संक्षारण में आप और दे सकते हैं इसकी परिभाषा जब देंगे तो इसकी परिभाषा को हम कैसे परिभाषित करेंगे? देखिए, जब कोई धातु आर्द्रता यानी नमी, अम्ल आदि के संपर्क में आती है तो संक्षारित हो जाती है। इस प्रकार धातुओं का संक्षरित होना संक्षारण कहलाता है। संक्षारण से सुरक्षा कैसे करते हैं? लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए आपने देखा होगा लोहे पर पेंट चढ़ा दी जाती है, लोहे में तेल लगा देते हैं, ग्रीस लगा देते हैं, या जस्ते की परत चढ़ाई जा सकती है, या क्रोमियम का लेपन कर सकते हैं, या एनोडीकरण या मिश्र धातु बनाकर बचाया जा सकता है। एनोडीकरण एक क्रिया होती है, या मिश्र धातु बनाना जिसे हम समझ सकते हैं। इससे क्या करते हैं? हम संक्षारण से सुरक्षा कर सकते हैं। इसी तरह एक और सुरक्षा का है यसद लेपन। अब यसद लेपन क्या होता है? लोहे एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर जस्ते या जिंक की पतली परत चढ़ाने की विधि को यसद लेपन कहते हैं। तो क्या करेंगे? लोहा है या इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर जस्ते, जिंक की पतली परत चढ़ाने की विधि को कहते हैं यसद लेपन। तो अभी आपने देखा यसद लेपन क्या होगा? जिंक की परत चढ़ा देंगे लोहे और इस्पात, लोहे से ही मतलब है। अब मिश्र धातु के ऊपर हम आते हैं। मिश्र धातु क्या है? मिश्र धातु 2 या 2 से अधिक धातुओं को अथवा धातु और अधातु के सममांगी मिश्रण को आपस में मिलाने से प्राप्त होती है। मिश्र धातु कैसे बनेंगी? या तो 2 या 2 से अधिक धातुओं को आपस में मिला दें, या फिर धातु और अधातु को भी मिला सकते हैं।
उनसे भी जो मिश्रण बनेगा सममांगी मिश्रण, उसे मिलाकर हम बनाते हैं मिश्र धातु। जैसे लोहा सूक्ष्म मात्रा में कार्बन के मिश्रण के साथ और कठोर तथा प्रबल हो जाता है। लोहे को और कठोर बनाना है तो उसमें कार्बन का मिश्रण मिला दिया जाता है, जिससे वो और कठोर और प्रबल हो जाता है। इसी तरह इस्पात क्या है, स्टील जिसको हम कहते हैं, इस्पात लोहा, निकिल और क्रोमियम को मिलाकर बनाया जाता है। किसको लोहा, निकिल और क्रोमियम को मिला देंगे आपस में एक निश्चित अनुपात में तो इस्पात बनेगा। पीतल कैसे बनता है, कॉपर और जिंक को मिला दीजिए, एक निश्चित अनुपात में पीतल बनेगा। कांसा कैसे बनेगा, कॉपर और टिन, अनुपात अपने हिसाब से भी सेट कर देते हैं। कॉपर टिन को मिलाया तो कांसा बनेगा। लेड और टिन को मिलाने से सोल्डर बनेगा। सोल्डर सोल्ड किया जाता है, चांदी जैसा होता है चमकदार, उससे तार को जोड़ते समय हम सोल्डर का इस्तेमाल करते हैं। अमलगम क्या है, मरकरी यानी पारे को और अन्य तत्व मिलाकर अमलगम बनाया जाता है। तो कौन कौन चीज़ें मिश्र धातु बनेंगी, इस्पात का मतलब स्टील कैसे बना, लोहा, निकिल, क्रोमियम को मिला दिया। पीतल कैसे बना, कॉपर में जिंक मिला दिया। कांसा कैसे बना, कॉपर में टिन मिला दिया। सोल्डर कैसे बना, सोल्डर मिश्र धातु लेड और टिन को मिला दिया। और अमलगम कैसे बनता है, मरकरी में अन्य तत्वों को हम मिलाकर बना सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आएगा पेज 61 के प्रश्न, वो भी हम आपको बताने जा रहे हैं। हाँ बच्चों, आगे बताने जा रहे हैं पेज 61 के प्रश्न। सबसे पहला प्रश्न कोर्स में नहीं था इसलिए उसको करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा प्रश्न है आपका, दूसरा प्रश्न कह रहा है कौन सी धातु आसानी से संक्षारित नहीं होती। तो सबसे कम क्रियाशील धातु कौन है, सोना और प्लैटिनम। ठीक है, सोना आसानी से नहीं आपका संक्षारित होता है, प्लैटिनम आसानी से नहीं होता, और चांदी भी थोड़ा मुश्किल से संक्षारित होता है। मिश्र धातु क्या होते हैं, अगला प्रश्न है पेज 61 के प्रश्न में। मिश्र धातु किसे कहते हैं, परिभाषा, दो या दो से अधिक धातुओं के सममांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं, जैसे इस्पात, पीतल, कांसा आदि। अब आते हैं एनसीईआरटी के अभ्यास प्रश्न। अध्याय 3 धातु और अधातु में अभ्यास प्रश्न है। पहला प्रश्न आपके कोर्स में नहीं है इसलिए उसको हम करेंगे भी नहीं। आप लोग कह रहे थे 30% कोर्स हटा है, उसमें ये जो पहला प्रश्न है ये कोर्स में नहीं है। दूसरा प्रश्न है लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए निम्न में से कौन सी विधि उपयोग में लाएंगे, ग्रीस लगाकर, पेंट लगाकर, जिंक की परत चढ़ाकर या ऊपर के सभी। अब देखिए ग्रीस लगा नहीं सकते क्योंकि फ्राइंग पैन में आप खाने का काम करेंगे, पेंट भी नहीं लगा सकते हैं। जिंक की परत चढ़ाकर इसको हम क्या करते हैं, जंग से बचा सकते हैं। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 2। अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3, ये भी आपकी कोर्स में नहीं है इसलिए इसको करने की ज़रूरत नहीं है। चौथा प्रश्न है खाद्य पदार्थों के डिब्बों पर जिंक की बजाय टिन का लेपन होता है, क्यों होता है। खाद्य पदार्थों के डिब्बों पर जिंक की बजाय टिन का लेप किया जाता है, क्यों ऐसा होता है। देखिए सही विकल्प है टिन की अपेक्षा जिंक अधिक क्रियाशील है। टिन की अपेक्षा जिंक अधिक क्रियाशील है और आप खाद्य पदार्थों में नहीं चाहेंगे कि क्रिया होके कुछ और बन जाए, इसलिए जो कम क्रियाशील है उसी को हम लेपन कर देते हैं। तो टिन की अपेक्षा जिंक अधिक क्रियाशील है इसलिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 ये 30% कोर्स के हिसाब से हटा हुआ है, इसको भी नहीं देखेंगे। इसके बाद आपकी किताब का 8वां प्रश्न, किसी धातु M के विद्युत अपघटनी परिष्करण में आप एनोड, कैथोड व विद्युत अपघट्य किसे बनाएंगे। तो आपको बताया था अशुद्ध धातुओं को हम एनोड बनाएंगे, शुद्ध धातु को कैथोड बनाएंगे, और जो भी M धातु है उसका अम्लीकृत लवण या विलयन को हम बना देंगे विद्युत अपघट्य। विद्युत अपघट्य का मतलब जिसमें वो इलेक्ट्रोड, कैथोड, एनोड डूबा रहता है, उस बड़े से बर्तन में जो लिक्विड होता है उसे विद्युत अपघट्य कहते हैं।
वो क्या चीज़ होगा, M धातु का अम्लीकृत लवण का विलयन होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 10, ये भी आपकी 9, प्रश्न संख्या 9 कोर्स से हटा हुआ है। 10 पे आते हैं, लोहे को जंग से बचाने के लिए 2 तरीके बताएं। तो 2 तरीके पीछे आपने देखे हैं। पहला, यसद लेपन द्वारा। इस विधि में लोहे एवं इस्पात पर जिंक की पतली परत चढ़ा देते हैं। दूसरा, पेंटिंग द्वारा। इस विधि में लोहे की वस्तुओं पर पेंट चढ़ाया जाता है, जिससे इसकी सतह वायु और आर्द्रता के सीधे संपर्क में नहीं आती है और नष्ट होने से बच जाती है। 11वां प्रश्न, ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर अधातुएं कैसा ऑक्साइड बनाती हैं। तो ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर अधातुएं अम्लीय ऑक्साइड बनाती हैं। अधातु हमेशा जब भी ऑक्सीजन से मिलेगी तो अम्लीय ऑक्साइड बनाएगी और धातु मिलेगी तो क्षारकीय ऑक्साइड बनाएगी। लेकिन प्रश्न में केवल आपसे पूछा गया है ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर अधातु कैसा ऑक्साइड बनाएंगी, तो उत्तर है अम्लीय ऑक्साइड। अब इसके बाद अगला प्रश्न है 12 नंबर, कारण बताइए। प्लैटिनम, सोना एवं चांदी का उपयोग आभूषण बनाने के लिए किया जाता है। अब देखिए, प्लैटिनम, सोना एवं चांदी चमकदार धातुएं हैं एवं संक्षारित भी नहीं होती हैं, अतः इनका उपयोग आभूषण बनाने में होता। ठीक है, अगला पार्ट है इसी में बी, सोडियम, पोटेशियम एवं लिथियम को तेल के अंदर संग्रहित क्यों किया जाता है। इसका कारण है ये सभी वायु में खुला छोड़ने पर अधिक क्रियाशीलता के कारण आसानी से आग पकड़ सकती हैं। ये इतनी अधिक क्रियाशील हैं, इनको अगर आप वायु में खुला छोड़ देंगे, वायु या नमी जैसे ही मिलेगी वैसे ही ये आग पकड़ लेंगी। इसलिए इसको हम खुला नहीं छोड़ते हैं। कहाँ, तेल के अंदर। कौन सा तेल, मिट्टी के तेल में डुबो कर रखते हैं। अगला प्रश्न, एल्युमिनियम अत्यंत क्रियाशील धातु है, फिर भी इसका उपयोग खाना बनाने वाले बर्तन में बनाने में होता है। देखिए, इसका कारण है एल्युमिनियम के बर्तन आसानी से संक्षारित नहीं होते और ये ऊष्मा के अच्छे चालक हैं, यानी कि ये खाना आसानी से और जल्दी बना देंगे। इसलिए एल्युमिनियम को हम लोग इन बर्तनों में उपयोग में लाते हैं। इसके बाद डी पार्ट है इसी प्रश्न में, निष्कर्षण प्रक्रम में कार्बोनेट एवं सल्फाइड अयस्क को ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि धातुओं को उसके ऑक्साइड से अलग करना बहुत आसान होता है। धातुएं ऑक्साइड से आसानी से संयुक्त अलग हो सकती हैं और हम धातुओं को प्राप्त कर सकते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है आपका 13वां प्रश्न, आपने तांबे के मलिन बर्तनों को नींबू या इमली के रस से साफ करते अवश्य देखा होगा। आपके घर में आपकी माताजी कभी कभी इमली या नींबू के रस से साफ करती हैं। या खट्टे पदार्थ बर्तन को साफ करने में क्यों उपयोग में लाए जाते हैं? अब देखिए, नींबू या इमली जैसे पदार्थों में अम्ल होता है। यह अम्ल तांबे के अशुद्ध पदार्थ को साफ करने में प्रभावी होता है तथा इससे तांबे के बर्तनों की चमक भी बनी रहती है। इसीलिए साफ भी हो जाता, चमक भी बनी रहती, इसीलिए इनका उपयोग करते हैं। 14 प्रश्न कोर्स से हटा है। अब अगला प्रश्न है, बड़ा प्रश्न है 15वां, एक व्यक्ति प्रत्येक घर में सुनार बनकर जाता है। उसने पुराने और मलिन सोने के आभूषणों में पहले जैसी चमक पैदा करने का ढोंग रचाया। कोई संदेह किए बिना ही एक महिला अपने सोने के कंगन उसे देती है, जिसे वह एक विशेष विलयन में डाल देता है। कंगन नए की तरह चमकने लगते हैं, लेकिन उसका वजन है कम हो जाता है। वह महिला बहुत दुखी होती है तथा तर्क वितर्क के पश्चात उस व्यक्ति को झुकना पड़ता है एक जासूस की तरह। क्या आप इस विलयन की प्रकृति के बारे में बता सकते हैं? ये प्रश्न है आपका एनसीईआरटी की बुक में। तो आप देखिए, उस व्यक्ति ने एक्वारेजिया का विलयन लिया। हमने आपको बताया था एक्वारेजिया क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल को मिलाकर बनाया जाता है। तो एक्वारेजिया विलयन का प्रयोग कर महिला के सोने को गला दिया तथा वजन कम हो गया। सोना जब गल गया तो वो सोना उसी विलयन में आ गया और उसका वजन कम हो गया। ठीक है कि नहीं?
आगे बढ़ते हैं। इसमें 3:1 के अनुपात में सांद्र HCl और सांद्र नाइट्रिक अम्ल मिला होता है। इसी कारण से एक्वारेशिया के अंदर वो चला गया। अगला प्रश्न है आपके इस लेसन का अंतिम प्रश्न, 16 प्रश्न। गर्म जल का टैंक बनाने में तांबे का उपयोग होता है परंतु इस्पात यानी लोहे की मिश्र धातु का नहीं, इसका कारण बताना है आपको। तो उत्तर क्या है? कॉपर ऊष्मा का अच्छा चालक है, अर्थात ऊष्मा का सुचालक है और यह गर्म जल के साथ अपक्रिया नहीं करता। इसके विपरीत आयरन लोहा गर्म जल के साथ अपक्रिया करता है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, कॉपर का प्रयोग किया जाता है गर्म जल का टैंक बनाने में। ठीक है, इस प्रकार से आपका ये अध्याय समाप्त हो गया। ये अध्याय आपका समाप्त हो गया है। सारे NCERT के वो प्रश्न भी हमने कर दिए हैं जो प्रश्न नहीं किए हैं, जिनको आपको हटाया गया 30% कोर्स से। तो यहाँ से इस लेसन का द एंड हो गया। ठीक है बच्चों, तो ये अध्याय नंबर 3 रसायन विज्ञान का कंप्लीट हो गया। इस वीडियो को आप लोग भली भांति देखेंगे, बार बार देखेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो हमको आप बात कर सकते हैं। धन्यवाद बच्चों।